मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरौड़। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत जारी किया जा रहा है। आज हम मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी पर चर्चा करेंगे। देखिए आगे की स्लाइड्स। सत्ता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी। वेबर ने जब विभिन्न धर्म संघों, धार्मिक नेताओं की शक्ति तथा पुरोहित वर्ग के विभिन्न समूहों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि समाज में विभिन्न वर्गों की प्रकृति ही एक दूसरे से भिन्न नहीं होती, बल्कि विभिन्न वर्गों की शक्ति में भी एक स्पष्ट भिन्नता होती है। इसी भिन्नता के आधार पर धार्मिक नेताओं तथा उनके अनुयायियों के संबंधों में भी एक स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में वेबर ने यह पाया कि परंपरागत समाजों में शासन की प्रकृति उन समाजों से भिन्न होती है जो धार्मिक रूप से विकसित होने के साथ ही वैधानिक सत्ता को अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जैसे सभी क्षेत्रों में समाज दो मुख्य भागों में बटा होता है। एक वर्ग वह है जो अपनी शक्ति से दूसरे वर्ग के व्यवहारों को प्रभावित करता है तथा दूसरा वर्ग वह है जो स्वयं उन संबंधों को स्वीकार कर लेता है जो उसे पहले वर्ग के अधीन बना देते हैं। वेबर के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि जिन व्यवस्था में अधिकांश व्यक्तियों को कोई अधिकार नहीं मिलते, उन्हें हम क्यों स्वीकार कर लेते हैं। वेबर ने इन प्रश्नों का उत्तर सत्ता की अवधारणा के आधार पर स्पष्ट किया। आरंभ में ही यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वेबर के अनुसार सत्ता ही वह प्रमुख आधार है जो विभिन्न समूहों और उनके सदस्यों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करता है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि प्रस्तुत विवेचन में हम शक्ति तथा सत्ता की अवधारणा को स्पष्ट करके राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के संबंधों को समझने का प्रयत्न करें। सामान्य धारणा के अनुसार हम उस व्यक्ति को सत्ता संपन्न व्यक्ति समझते हैं जिसकी समाज में कुछ परिस्थिति होती है तथा दूसरे व्यक्तियों की तुलना में जिसकी शक्ति अधिक होती है। इसके विपरीत वेबर ने स्पष्ट किया कि सत्ता की अवधारणा परिस्थिति तथा शक्ति की अवधारणा से भिन्न है। परिस्थिति का संबंध व्यक्ति को समाज में मिलने वाले एक ऐसे पद से है जिसके साथ एक विशेष सम्मान जुड़ा होता है। समाज में जो व्यक्ति सम्मानित अथवा प्रतिष्ठित होता है उसकी परिस्थिति ऊंची अवश्य होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने अनुयायियों या दूसरे लोगों को कोई विशेष व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसी कारण परिस्थिति की अवधारणा सत्ता से भिन्न है, क्योंकि सत्ता में कुछ ऐसे अधिकारों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्तियों को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य किया जा सके। नेक्स्ट, सत्ता की प्रकृति शक्ति से भी भिन्न होती है, यद्यपि इन दोनों के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। शक्ति को परिभाषित करते हुए वेबर ने लिखा है, We ascribe power to those who can influence the conduct of others even against their will. अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को उनकी इच्छा के विरुद्ध भी प्रभावित करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दूसरे लोगों को प्रभावित करने और उन्हें एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करने की क्षमता रखता है तो उसे उस व्यक्ति की शक्ति कहा जाता है। एक परिभाषा मैं और बताना चाहता हूँ आपको उदाहरण के रूप में। A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do. शक्ति का यह रूप बाजारों में, खेलों में, कार्यालयों में
और यहाँ तक कि प्रीतिभोज जैसे अवसरों पर भी देखा जा सकता है। जब व्यक्ति अपने प्रभाव का उपयोग करके दूसरे लोगों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने में लाई जाने वाली शक्ति समान प्रकृति की नहीं होती। शक्ति को इनके दो प्रमुख रूपों के आधार पर समझा जा सकता है। शक्ति का एक रूप वह है जिसे कुछ विशेष वस्तुओं पर अधिकार होने के कारण हम उसे स्वयं प्राप्त कर लेते हैं तथा पारस्परिक हितों को देखते हुए कुछ दूसरे लोग भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। नंबर 2, शक्ति का दूसरा रूप वह है जो व्यक्ति को किसी मान्यता प्राप्त संस्था या कानून से प्राप्त होती है और इस प्रकार उसे कुछ विशेष आदेश देने के लिए अधिकार सौंपती है। वेबर के अनुसार शक्ति के इस दूसरे रूप को ही सत्ता कहा जाता है। इसका अर्थ है कि शक्ति का रूप जब संस्थात्मक हो जाता है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाता है, तब इसी को सत्ता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सत्ता एक संस्थात्मक शक्ति है, एन इंस्टीट्यूशनल पावर। अथॉरिटी इज एन इंस्टीट्यूशनल पावर। वेबर ने शक्ति तथा सत्ता की भिन्नता को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि एक बड़ा केंद्रीय बैंक अपनी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति और साख के कारण उन व्यक्तियों को अपनी किन्हीं भी ऐसी शर्तों के अनुसार व्यवहार करने को बाध्य कर सकता है जो उससे ऋण लेना चाहते हैं। ऋण लेने वाले व्यक्ति भी बाजार में उस बैंक के एकाधिकार को देखते हुए उसकी सभी शर्तों को मान लेते हैं। ग्राहकों पर बैंक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला यह प्रभाव उसकी शक्ति का उदाहरण है। यह एक ऐसी दशा है जिसमें स्वयं अपने हितों के कारण ग्राहक बैंक की शक्ति को स्वीकार ही कर लेते हैं। खेलों और कार्यालयों में भी अनेक दूसरे व्यक्ति उस व्यक्ति की शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं जिसमें अपने प्रभाव को स्थापित करने की एक विशेष क्षमता होती है। दूसरी ओर एक प्रशासक लोगों के व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए जब एक विशेष आदेश देता है तब इसे मानना या न मानना लोगों की इच्छा पर नहीं होता, बल्कि वे उस आदेश के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य होते हैं। इसका कारण यह है कि प्रशासक को कानून अथवा एक प्रभुता संपन्न संस्था जैसे सरकार द्वारा ऐसे अधिकार मिले होते हैं जिनकी अवहेलना को अपराध के रूप में देखा जाता है। इस आधार पर वेबर ने यह निष्कर्ष दिया कि सत्ता एक ऐसी दशा है जिसमें शासक और शासितों के बीच आदेश देने और उनका पालन करने के वैधानिक संबंधों का समावेश होता है। केवल प्रशासन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि किसी भी संगठन या प्रतिष्ठान में सत्ता का तात्पर्य उन व्यक्तियों की शक्तियों से होता है जिसमें कानूनी अधिकारों का समावेश होता है। इस दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों में एक मंत्री, जिलाधीश, न्यायाधीश, सेना के जनरल, कॉलेज के प्राचार्य अथवा किसी कॉरपोरेशन के प्रबंधक को मिलने वाली शक्ति में कानूनी अधिकारों का समावेश होने के कारण उनकी शक्ति को सत्ता कहा जाएगा। सत्ता की अवधारणा पर वेबर के विचारों से इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट होती हैं जिन्हें निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। सत्ता का तात्पर्य शक्ति के संस्थात्मक रूप से है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म। अथॉरिटी एज एन इंस्टीट्यूशनल पावर। नंबर 2, सत्ता में वैधानिक अवसरों का समावेश होने के कारण व्यक्तियों को उससे संबंधित आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। नंबर 3, सत्ता केवल राजनीतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्र में ही संबंधित नहीं होती,
बल्कि सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक आदि सभी क्षेत्रों में सत्ता का एक स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। नंबर 4, सत्ता का कारण कुछ लोगों में दूसरों की अपेक्षा अधिक योग्यता और कुशलता का होना है। इसी कारण वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण को सत्ता का प्रमुख स्रोत माना है। नेक्स्ट, नंबर 5, सभी समाजों में सत्ता की प्रकृति समान नहीं होती। किसी समाज में इसका रूप वैधानिक होता है तो कहीं परंपरागत या चमत्कारिक। नंबर 6, सत्ता का रूप चाहे वैधानिक हो या परंपरागत, इससे इसके विभिन्न प्रारूप एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। नंबर 7, सत्ता के रूप में समय और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। सत्ता के प्रकारों पर अब चर्चा करेंगे। वेबर का विचार है कि विभिन्न समाजों और विभिन्न दशाओं में जिन व्यक्तियों को सत्ता प्राप्त होती है वे एक दूसरे से भिन्न आधारों पर अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। इस आधार पर वेबर ने सत्ता के 3 मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया, जिन्हें वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता तथा चमत्कारी सत्ता कहा जाता है। सत्ता के इन तीनों प्रकारों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, वैधानिक सत्ता, लीगल अथॉरिटी। वेबर के अनुसार वैधानिक सत्ता वह है जो राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा कुछ लोगों को शक्ति का उपयोग करने का विशेष अधिकार देती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिन लोगों को कानून के द्वारा एक विशेष पद को धारण करने का अधिकार दिया जाता है उनकी सत्ता को हम वैधानिक सत्ता के नाम से संबोधित करते हैं। वेबर के अनुसार नौकरशाही अथवा अधिकारी तंत्र वैधानिक सत्ता का सबसे प्रमुख उदाहरण है। नौकरशाही व्यवस्था में जब किसी व्यक्ति को एक जिलाधीश अथवा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे कानून के द्वारा कुछ ऐसी शक्तियों और अधिकार दिए जाते हैं जिसके द्वारा वे एक निश्चित प्रणाली के अंतर्गत दूसरे लोगों को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। समाज में जिन लोगों को वैधानिक सत्ता प्राप्त होती है उनका चुनाव एक विशेष कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। वैधानिक सत्ता किसी व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा अथवा इच्छा से संबंधित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति को कानून के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए व्यक्ति अपनी सत्ता का उपयोग कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि वैधानिक सत्ता व्यक्ति को निजी लाभ के लिए अपनी सत्ता का उपयोग करने की अनुमति नहीं देती। ऐसी सत्ता के उपयोग को पक्षपात रहित बनाए रखने के लिए इससे संबंधित अधिकारों से यह आशा की जाती है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करने से संबंधित संपूर्ण कार्रवाई को लिखित रूप से पूरा करेगा। जो व्यक्ति वैधानिक सत्ता के अधीन काम करते हैं वे सत्ताधारी व्यक्ति के आदेशों का पालन यह मानकर करते हैं कि उनके द्वारा कुछ विशेष कानूनों का पालन किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से नहीं कि उनका कर्तव्य किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों का पालन करना है। इससे स्पष्ट होता है कि वैधानिक सत्ता का स्रोत स्वयं राज्य के कानून होते हैं। वेबर ने यह स्पष्ट किया कि वैधानिक सत्ता किसी न किसी रूप में प्रत्येक युग की विशेषता रही है। प्राचीन काल में भी राजाओं द्वारा कुछ व्यक्तियों को मंत्री, न्यायाधीश, सेनापति आदि पदों पर नियुक्त किया जाता था। ऐसे सभी पदाधिकारी अपने अधिकारों की सीमा के अंदर रहते हुए अपनी वैधानिक सत्ता का उपयोग करते थे। इसके बाद भी वैधानिक सत्ता का वास्तविक रूप आधुनिक राज्यों के प्रशासनिक ढांचे से संबंधित है, जिसमें एक विकसित नौकरशाही के अंतर्गत विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को एक दूसरे से भिन्न वैधानिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि वैधानिक सत्ता मुख्य रूप से राजनीतिक तथा प्रशासनिक संगठन से संबंधित होती है, लेकिन आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में भी वैधानिक सत्ता का एक स्पष्ट रूप देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कैथोलिक चर्च के अपने कुछ धार्मिक कानून हैं जिनके अनुसार पोप के रूप में एक व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है,
जबकि विभिन्न क्षेत्रों और चर्चों के अलग अलग धार्मिक पदाधिकारी होते हैं। इन सभी पदाधिकारियों के बीच एक निश्चित संस्तरण होता है, हायरार्की, पद सोपान, तथा किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी के आदेशों को न मानने पर उसे धार्मिक आधार पर दंडित भी किया जा सकता है। इसी तरह कंपनी के कानूनों के अनुसार प्रबंधक को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं तथा इन्हीं अधिकारों के अंदर रहते हुए प्रबंधक उद्योग में लगे हुए कर्मचारियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। विश्वविद्यालय के नियमों और कानूनों के अनुसार कुलपति, डीन, कुल सचिव तथा विभागाध्यक्ष को इस प्रकार एक दूसरे से भिन्न अधिकार दिए जाते हैं जिससे विश्वविद्यालय की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित बनाए रखा जा सके। इसमें से कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कोई कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्र में भी वैधानिक सत्ता का एक स्पष्ट रूप विद्यमान होता है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में वैधानिक सत्ता का रूप अत्यधिक स्पष्ट होने के साथ ही बहुत व्यापक भी होता है। नंबर 2, परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। परंपरागत सत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को परंपरा के द्वारा स्वीकृत पद पर आसीन होने के कारण कुछ विशेष अधिकार सौंपती है। इन अधिकारों के स्रोत राज्य के कानून न होकर समाज की कुछ परंपराएं होती हैं। सत्ता के इस रूप को स्पष्ट करते हुए रेमंड एरो लिखते हैं, परंपरागत सत्ता वह है जो विशिष्ट गुणों की परंपरा के विश्वास पर आधारित होती है तथा जिसे एक लंबे समय से लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता रहा है। समाज में जिन लोगों को परंपरागत सत्ता प्राप्त होती है उन्हें कुछ विशेष गुणों से संपन्न माना जाता है। साधारणतया ऐसी सत्ता की प्रकृति पैतृक अथवा आनुवंशिक होती है। परंपरागत सत्ता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसे धारण करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को कोई निर्णय लेने के विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं। इन निर्णयों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सामाजिक आधार पर कठोर दंड दिया जाता है। यही कारण है कि परंपरागत सत्ता धारण करने वाले व्यक्ति के अधिकार तुलनात्मक रूप से अधिक निरंकुश हो जाते हैं। जो व्यक्ति परंपरागत सत्ता के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं वे इसकी प्रजा की तरह होते हैं। इन लोगों का यह विश्वास होता है कि परंपरागत सत्ता पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति में कुछ दैविक गुणों का समावेश होता है, अतः किसी भी दशा में उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्हें यह डर भी होता है कि परंपरागत सत्ता के आदेशों की अवहेलना से उन्हें दंड भी मिल सकता है। कुछ समय पहले तक भारत के गांवों में पाई जाने वाली जाति पंचायतें सत्ता के इस रूप का उदाहरण है। इन जाति पंचायतों के पास किसी तरह के वैधानिक अधिकार न होने के बाद भी इनके निर्णयों को पंच परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्णयों के रूप में देखा जाता था। इसी तरह जनजातियों में गोत्र के मुखिया की सत्ता तथा दासों पर उनके मालिकों की सत्ता परंपरागत सत्ता के उदाहरण है। वेबर ने 3 अन्य उदाहरणों के द्वारा परंपरागत सत्ता की प्रकृति को स्पष्ट किया जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, वेबर के अनुसार परंपरागत सत्ता का पहला रूप कुल पिता की परंपरा में देखने को मिलता है। जिन समाजों में संयुक्त परिवार या इसी से मिलते जुलते परिवार होते हैं वहाँ परिवार की संपूर्ण शक्ति परिवार के मुखिया अथवा कुल पिता में निहित होती है। कुल पिता द्वारा ही यह निर्णय लिया जाता है कि परिवार का कौन सा सदस्य क्या कार्य करेगा, समारोहों को मनाने का ढंग क्या होगा तथा विभिन्न परंपराओं का निर्वाह किस प्रकार किया जाएगा आदि। परिवार में कुल पिता को यह अधिकार राज्य के कानूनों के द्वारा प्राप्त नहीं होते बल्कि इनका निर्धारण समाज की परंपरा के द्वारा होता है। नंबर 2,
परंपरागत सत्ता का दूसरा उदाहरण पैतृक शासन के रूप में देखने को मिलता है। यह वह शासन है जिसमें राज्य की संपूर्ण सत्ता राजा के रूप में एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहती है जिसे उसकी प्रजा द्वारा ईश्वर के प्रतिनिधि और विशिष्ट गुणों से संपन्न व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। साधारणतया राजा की मृत्यु के बाद यह सत्ता उसके सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हो जाती है। परंपरागत सत्ता का यह रूप निरंकुश प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें राजा द्वारा उन्हीं नियमों को लागू किया जाता है जो उसकी शक्ति और सत्ता को बनाए रख सके। पैतृक शासन में जो व्यक्ति शासन के प्रति जितने अधिक भक्त और विश्वसनीय होते हैं उन्हें उतने ही ऊंचे पद और अधिकार सौंपे जाते हैं। कुछ समय पहले तक धर्म प्रधान समाजों में परंपरागत सत्ता का यह रूप बहुत प्रभावपूर्ण बना रहा। नंबर 3 से परंपरागत सत्ता का तीसरा रूप सामंतवादी व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है। यह पैतृक शासन का ही संशोधित रूप है। इसके अंतर्गत एक पैतृक शासक अपनी सत्ता अनेक सामंतों को सौंप देता है। नेक्स्ट, ऐसे सभी सामंत एक एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए उसी तरह अधिकृत हो जाते हैं जिस प्रकार पैतृक शासन द्वारा लोगों के व्यवहारों को प्रभावित किया जाता है। यह सामंत शासक के विशेष कृपा पात्र होते हैं। इनके बाद भी वे परंपरा के अनुसार शासक को समय समय पर निश्चित कर और उपहार देते रहते हैं। सामंतवादी व्यवस्था इस दृष्टिकोण से भी परंपरागत सत्ता का उदाहरण है कि एक सामंत की मृत्यु के बाद उसकी सत्ता स्वतः ही उसके पुत्र को मिल जाती है। यह भी परंपरा के अनुसार निर्धारित होने वाली एक निरंकुश सत्ता होती है। नंबर 3, चमत्कारी सत्ता, करिश्माई सत्ता, करिश्मेटिक अथॉरिटी। वेबर के अनुसार चमत्कारी सत्ता का संबंध उस व्यक्ति की सत्ता से है जिसमें कुछ विशेष चमत्कारिक गुण होने के कारण जनसाधारण द्वारा उनके आदेशों को माना जाने लगता है। ऐसी सत्ता का स्रोत न तो वैधानिक नियम होते हैं और न ही परंपराएं। इसका आधार एक ऐसी चमत्कारिक क्षमता है जिसके कारण व्यक्ति को स्वयं ही समाज में एक विशेष सत्ता प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति की चमत्कारी शक्ति चाहे वास्तविक हो अथवा काल्पनिक, उसकी सत्ता में विश्वास रखने वाले लोग यह मानते हैं कि उस व्यक्ति में कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जिसकी सहायता से वे सभी तरह की सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस दृष्टिकोण में कोई भी पैगंबर, तांत्रिक, नायक, योद्धा अथवा नेता जो अपने चमत्कारी कार्यों के कारण लोगों को आदेश देने की वैधानिक सत्ता प्राप्त कर लेता है, उसे चमत्कारी कार्यों के कारण लोगों को आदेश देने की वैधानिक सत्ता प्राप्त कर लेता है, उसे चमत्कारी सत्ता कहा जाता है। कोई व्यक्ति चमत्कारी सत्ता का उपयोग तभी कर सकता है जब तक वह सिद्ध करता रहे कि उसके चमत्कारों के बिना किसी भी तरह की सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति चमत्कारी सत्ता के अनुयायी होते हैं उनकी स्थिति सत्तावान व्यक्ति के शिष्य अथवा सेवक के समान होती है। यह अनुयायी किन्हीं विशेष कानूनों अथवा परंपराओं के कारण उस नेता की सत्ता में विश्वास नहीं करते, बल्कि उसके व्यक्तिगत गुणों के कारण ही उसके आदेशों का पालन करते रहते हैं। चमत्कारी सत्ता के अंतर्गत विभिन्न अधिकारियों का चुनाव उनकी योग्यता या कुशलता के आधार पर नहीं किया जाता। जिस व्यक्ति में सत्तावान व्यक्ति के प्रति जितनी अधिक निष्ठा और भक्ति होती है उसे उतना ही ऊंचा स्थान दे दिया जाता है। इन लोगों की कार्य पद्धति इस तरह की होती है कि वेबर ने ऐसे अधिकारियों को शिष्य पदाधिकारी, डिसिपल ऑफिशियल्स का नाम दिया है। चमत्कारी सत्ता के अधीन
काम करने वाले अधिकारी किन्हीं विशेष नियमों या कानूनों से बंधे हुए नहीं होते, बल्कि अपने नेता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करना ही उनका दायित्व होता है। वेबर ने लिखा है कि जब कभी चमत्कारी सत्ता से संपन्न व्यक्ति अपने शिष्यों की आकांक्षा के अनुरूप अपने चमत्कार को सिद्ध नहीं कर पाता, तो उसकी सत्ता कमजोर पड़ने लगती है। रेमंड एरो ने वेबर के कथन के आधार पर रूस में लेनिन की सत्ता को चमत्कारी सत्ता के सबसे स्पष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। एरो के अनुसार रूस की क्रांति के समय लेनिन को मिलने वाली सत्ता का आधार न तो वहाँ के कानूनों में था और न ही वर्षों पुरानी रूसी परंपराएं। इसके बाद भी उन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और विशेष गुणों के आधार पर अपनी चमत्कारी सत्ता स्थापित कर दी। भारत के संदर्भ में महात्मा गांधी तथा विवेकानंद की सत्ता को चमत्कारी सत्ता कहा जा सकता है। यह उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि चमत्कारी सत्ता की प्रकृति पूर्णतया व्यक्तिगत होती है। सामान्य लोगों का यह विश्वास होता है कि चमत्कारी सत्ता से संपन्न व्यक्ति में भी कुछ ऐसे विशेष गुण, दैवी शक्ति अथवा असाधारण क्षमताएं होती हैं कि इनकी सहायता से यह किसी भी कठिन से कठिन कार्य को पूरा कर सकता है। इसके बाद भी यह सच है कि चमत्कारी सत्ता की अवधि लंबी नहीं होती है। वेबर के अनुसार सत्ता के उपयुक्त तीनों प्रकारों को समझने के साथ ही दो मुख्य तथ्यों पर ध्यान रखना आवश्यक है। पहला यह है कि मानव इतिहास में सत्ता के तीनों प्रकार पूरी तरह एक दूसरे से पृथक नहीं होते, बल्कि विभिन्न समाजों में इनका एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। दूसरा तथ्य यह है कि सत्ता की प्रकृति भी तुलनात्मक होती है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में सत्ता के रूप में भी परिवर्तन होने की संभावना बनी रहती है। पहली दशा को स्पष्ट करते हुए वेबर ने लिखा है कि साधारणतया इंग्लैंड में महारानी की सत्ता इंग्लैंड में महारानी की सत्ता को एक परंपरागत सत्ता के रूप में देखा जाता है, लेकिन महारानी की सत्ता में वैधानिक सत्ता की विशेषताओं का भी समावेश है। इसका कारण यह है कि इंग्लैंड में बनाए जाने वाले कानूनों को महारानी के नाम से ही लागू किया जाता है। यदि हम भारत का उदाहरण लें तो यहाँ की राजनीति वैधानिक सत्ता पर आधारित है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक लगभग 38-40 वर्षों में यहाँ की सत्ता नेहरू परिवार तक ही सीमित रही, जिसे परंपरागत सत्ता के समान माना जा सकता है। दूसरे तथ्य को स्पष्ट करने के लिए वेबर ने लिखा है कि विभिन्न युगों में सत्ता के विभिन्न प्रारूपों अथवा प्रणालियों के में इसलिए परिवर्तन होता रहा कि शासन अपनी शक्ति की सीमाओं का उल्लंघन करके सत्ता का उपयोग व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए करने लगते हैं। स्वयं सत्ता के अधीन रहने वाले कुछ लोग इतने जागरूक होते हैं कि वे अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए परंपरागत अथवा चमत्कारी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इसके फलस्वरूप जब कभी उन्हें अवसर मिलता है, वे अपने नेता के चमत्कार को भ्रमपूर्ण सिद्ध करके एक नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करने लगते हैं। इसके फलस्वरूप सत्ता की एक विशेष प्रणाली दूसरे प्रणाली के रूप में बदलने लगती है। सत्ता के विभिन्न प्रकारों तथा इनके लक्षणों की विवेचना करने के साथ वेबर ने उन दशाओं का भी उल्लेख किया है जो समाज में एक विशेष प्रकार की सत्ता को स्थायी बनाए रखने में योगदान करती है। सर्वप्रथम जिन लोगों के पास सत्ता होती है उनकी संख्या कम होने के साथ ही वे अधिक संगठित रहते हैं। अपनी नीतियों की गोपनीयता बनाए रखने के कारण भी वे अपनी सत्ता को स्थायी बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। दूसरे, एक विशेष सत्ता से संबंधित अधिकांश व्यक्ति वे होते हैं जो उस सत्ता के आदेशों का पालन करते रहने से ही अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे लोग दूसरे व्यक्तियों को भी सत्ता में विश्वास करने और उसके आदेशों का पालन करते रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। तीसरा, सत्ता संपन्न व्यक्तियों का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि कुछ प्रभावशाली लोगों को विशेष लाभ पहुंचाकर अपनी सत्ता को बनाए रखें। इससे भी एक विशेष सत्ता
का योजनाबद्ध रूप से विरोध करने वालों की संख्या कम हो जाती है। अतः अंत में सत्ता पर अधिकार रखने वाले लोग किसी न किसी आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करते रहते हैं कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह जन सामान्य के हित में है। यही वे दशाएं हैं जो जनसाधारण को एक विशेष सत्ता को मान्यता देने की प्रेरणा देती रहती हैं। सत्ता की ऐतिहासिक विवेचना, हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटी। सत्ता की अवधारणा तथा इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करने के साथ ही वेबर ने सत्ता के विभिन्न स्वरूपों के ऐतिहासिक क्रम को भी स्पष्ट किया है। वेबर के अनुसार सत्ता की कोई न कोई प्रणाली प्रत्येक युग में विद्यमान रही है तथा इसी के अनुसार लोगों के व्यवहारों को एक विशेष ढंग से प्रभावित किया जाता रहा है। सत्ता का सबसे आरंभिक रूप चमत्कारी सत्ता के रूप में विद्यमान था। जब सामाजिक मूल्यों और परंपराओं में परिवर्तन होने लगा तब समाज में अनुभवी और वृद्ध लोगों को अधिक सम्मान दिया जाने लगा। इसके फलस्वरूप चमत्कारी सत्ता की जगह परंपरागत सत्ता का महत्व बढ़ने लगा। आधुनिक समाजों का आकार जब बहुत बड़ा हो गया तथा उन व्यवहारों को अधिक महत्व दिया जाने लगा तो जो तार्किक मूल्यों पर आधारित थे तब परंपरागत सत्ता के स्थान पर वैधानिक सत्ता अधिक महत्वपूर्ण बनने लगी। इसके बाद भी वेबर ने यह स्पष्ट किया कि विभिन्न समाजों में सत्ता के इन विभिन्न प्रकारों का विकास किसी निश्चित ऐतिहासिक क्रम में नहीं हुआ। इस विकास क्रम को प्रस्तुत करने के पीछे वेबर का उद्देश्य केवल उन दशाओं को स्पष्ट करना था जिसके आधार पर सत्ता का एक विशेष रूप किसी दूसरे रूप में बदल सके। ऐतिहासिक क्रम में चमत्कारी सत्ता को वेबर ने पहला स्थान दिया। प्राचीन समय के अधिकांश समाजों में सत्ता के इसी प्रकार की प्रधानता रही है। वेबर ने लिखा है कि अन्य विशेषताओं के साथ चमत्कारी सत्ता से संबंधित सबसे बड़ी समस्या सत्ता संपन्न व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी की खोज करने से संबंधित थी। विभिन्न समाजों में इसके लिए विभिन्न अलग अलग प्रतिक्रियाएं अपनाई जाती थी। इसमें से कुछ प्रमुख प्रतिक्रियाएं इस प्रकार हैं। कुछ समुदाय में चमत्कारी सत्ता के उत्तराधिकारी की खोज इस विश्वास के आधार पर की जाती है कि समाज में किसी अन्य व्यक्ति के पास भी एक चमत्कारी सत्ता विद्यमान है जिसकी खोज करके उसे सत्ता सौंपी जा सकती है। इसी उदाहरण के रूप में वेबर ने तिब्बत में उन बौद्धों का उल्लेख किया जिनमें उसी व्यक्ति को दलाई लामा घोषित कर दिया जाता है जिसमें अपने धार्मिक मानदंडों को बनाए रखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। अक्सर चमत्कारी सत्ता की खोज किसी अलौकिक भविष्यवाणी अथवा स्वप्न के रूप में मिलने वाली दैवीय आदेशों के आधार पर की जाती है। कुछ विशेष दशाओं में चमत्कारी सत्ता से संपन्न व्यक्ति द्वारा स्वयं ही अपने उत्तराधिकारी का चयन किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को यदि दूसरे अनुयायियों द्वारा भी अपना नेता मान लिया जाए तो वह चमत्कारी सत्ता का उत्तराधिकारी बन जाता है। नंबर 4, प्राचीन काल में अनेक राजा अपने मंत्रियों और विश्वास पात्र लोगों की सलाह से अपने उत्तराधिकारी का चयन करते थे। नंबर 5, वेबर के अनुसार कुछ समुदायों में विश्वास किया जाता है कि चमत्कारी नेता का संबंध किसी एक ही वंश से होता है। इसके फलस्वरूप चमत्कारी नेता के पुत्र को ही उसके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इस दशा में चमत्कारी सत्ता का रूप वंशानुगत हो जाता है। नंबर 6, अनेक धर्म प्रधान समाजों में चमत्कारी सत्ता का उत्तराधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसमें अपने धर्म के प्रति अधिक निष्ठा और दैविक शक्ति का होने का विश्वास किया जाता है। वेबर के अनुसार प्राचीन समय में फ्रांस के राजाओं को इसी आधार पर
सत्ता प्राप्त होती थी। विभिन्न समाजों में जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली मान्यताओं और विश्वासों के आधार पर कुछ विशेष व्यक्तियों की सत्ता को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया गया, तब परंपरागत सत्ता का उद्भव हुआ। विभिन्न अवधियों तथा विभिन्न समाजों में परंपरागत सत्ता का विकास भी अलग अलग रूपों में हुआ, जिसमें वेबर ने 3 तरह की परंपरागत सत्ता को अधिक महत्व दिया है। परंपरागत सत्ता का सबसे आरंभिक रूप वृद्ध लोगों की सत्ता, जेरोंटोक्रेटिक अथॉरिटी के रूप में देखने को मिलता है। समाज में अधिकांश लोग जब ये विश्वास करने लगे कि वृद्ध लोगों के लंबे अनुभवों की सहायता से ही समूह को अधिक संगठित रखा जा सकता है, तब ऐसी सत्ता का प्रादुर्भाव हुआ। आज भी जो जनजाति अपनी प्राचीन और मौलिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं, उसमें कबीले अथवा गोत्र के सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति को मुखिया के रूप में स्वीकार करके उसके आदेशों की पालना करना आवश्यक समझा जाता है। भारत में गांव पंचायत तथा जाति पंचायत के रूप में वृद्ध लोगों के अधिकार भी सत्ता के इस रूप को स्पष्ट करते हैं। नंबर 2, प्राचीन समय में एक एक समूह का संगठन एक कुल या वंश की अनेक पीढ़ियों वाले उन सदस्यों से होता था जो साधारणतः अपने लिए पृथक गांव की स्थापना कर देते थे। इसके फलस्वरूप गांव में अनेक वृद्ध व्यक्तियों को सत्ता ने देकर उन लोगों को सत्ता देना अधिक उपयोगी समझा जाने लगा जो कुल पिता अथवा पूरे परिवार के कर्ता थे। इसके फलस्वरूप समाज में कुल पिता की सत्ता, पैट्रियार्कल अथॉरिटी का आरंभ हुआ। परंपरागत सत्ता के अंतर्गत आनुवंशिक सत्ता, हेरिडिटरी अथॉरिटी अथवा पैतृक सत्ता का रूप सबसे बाद में विकसित हुआ है। यह सत्ता का वह रूप है जिसमें राजा, सामंत अथवा कुल पिता की सत्ता उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होने लगी। जिन समाजों में मातृवंशीय परंपरा थी, उनमें माता की सत्ता कुछ विशेष परंपराओं के अंतर्गत उसकी किसी पुत्री को प्राप्त होने लगी। जब आधुनिक और जटिल समाजों की स्थापना होने लगी, तब चमत्कारी सत्ता और परंपरागत सत्ता के दोषों को महसूस करके एक ऐसी वैधानिक सत्ता की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जिसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक संगठन को और अधिक तार्किक रूप दिया जा सके। चमत्कारी और परंपरागत सत्ता में सत्ताधारी व्यक्ति समूह की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति मानकर उसका मनमाना उपयोग करने लगे थे। जब मुद्रा का प्रचलन बढ़ने लगा और आर्थिक क्रियाओं का विस्तार हुआ, तो यह आवश्यक समझा गया कि एक कुशल नौकरशाही अथवा अधिकारी तंत्र को विकसित करके राज्य की स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया जाए। राज्य में आंतरिक शांति की स्थापना करने, आर्थिक विकास करने तथा सामाजिक सेवाओं को पूरा करने के लिए यह भी आवश्यक हो गया कि शासन उन व्यक्तियों के माध्यम से चलाए जाएं जो किसी विशेष नेता अथवा व्यक्ति के भक्त न होकर राज्य के कानूनों के प्रति अधिक वफादार हों। इस प्रकार एक बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए बहुत से व्यक्तियों के कार्यों को तार्किक आधार पर तार्किक आधार पर समन्वय करने से नौकरशाही व्यवस्था का विकास हुआ। यही नौकरशाही आज वैधानिक सत्ता को लागू करने का सबसे प्रमुख उपकरण है। वेबर ने स्पष्ट किया है कि जैसे जैसे सत्ता की प्रकृति में परिवर्तन होता गया, समाज के आर्थिक संगठन तथा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों के बीच भी एक स्पष्ट परिवर्तन सामने आने लगा।
सत्ता की ऐतिहासिक विवेचना के द्वारा वेबर ने इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि समाज की किसी विशेष दशा को प्रभावित करने में कोई एक कारक ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि विभिन्न कारकों के प्रभाव के संदर्भ में ही किसी विशेष दशा की विवेचना की जा सकती है। उन्होंने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि सत्ता का आधार केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि सत्ता का संबंध उन अनेक आधारों से है जो चमत्कारी, परंपरागत तथा वैधानिक सत्ता के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। मैक्स वेबर के सत्ता की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। सत्ता की अवधारणा तथा इसके विभिन्न प्रकारों के द्वारा वेबर का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि वैधानिक शक्ति के रूप में होने वाला परिवर्तन किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन उत्पन्न करता है। यह उन दशाओं को स्पष्ट करना चाहते थे जिसके द्वारा व्यक्ति एक संस्थात्मक व्यवस्था में बंधे रहते हैं तथा सामूहिक एकता की प्रकृति के अनुसार व्यवहार के कुछ विशेष प्रतिमान विकसित करते हैं। सत्ता की वैज्ञानिक आधार पर विवेचना करके वेबर ने मानव व्यवहारों की उस प्रकृति को स्पष्ट किया जिनके अनुसार संगठन में कोई अधिकार न मिलने के बाद भी लोग एक सत्ताधारी व्यक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद भी सत्ता से संबंधित वेबर के विचारों की अनेक आधारों पर आलोचना की गई है। नंबर 1, सत्ता की विवेचना में वेबर उन कारणों को स्पष्ट नहीं कर सके जो लोगों को अधिकारों से वंचित होने के बाद भी सत्ताधारी व्यक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। केवल परंपरा अथवा चमत्कार के आधार पर ही प्राचीन समाजों में सत्ता के रूप को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। नंबर 2, सत्ता की विवेचना में वेबर ने अनेक कथन परस्पर विरोधी हैं। एक और वेबर ने सत्ता की व्याख्या संस्थागत शक्ति अथवा कानूनों द्वारा प्राप्त अधिकारों की शक्ति के रूप में की है। दूसरी ओर उन्होंने चमत्कारी सत्ता तथा वृद्ध लोगों या कुल पिता की सत्ता के रूप में परंपरागत सत्ता को एक विशेष प्रारूप के रूप में स्वीकार किया है। वास्तव में शक्ति के संस्थात्मक रूप के आधार पर केवल वैधानिक सत्ता को उचित माना जा सकता है, चमत्कारी अथवा परंपरागत सत्ता को नहीं। नंबर 3, वेबर ने मानवीय व्यवहारों को स्पष्ट करने के लिए सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। यदि उनका उद्देश्य सत्ता के प्रकारों के आधार पर मानवीय व्यवहारों की प्रकृति को स्पष्ट करना होता तो सत्ता के भी 4 प्रकार होने चाहिए थे। नंबर 4, सत्ता के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करने के साथ वेबर ने यह भी स्पष्ट किया कि यह विभिन्न प्रकार एक प्रकार के आदर्श अथवा मॉडल हैं। यदि किसी भी समाज में एक ही समय पर सत्ता के एक से अधिक प्रकार साथ साथ विद्यमान हो सकते हैं, इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि एक विशेष अवधि में किसी समाज अथवा समूह के अंतर्गत सत्ता का एक विशेष प्रकार ही अधिक प्रभावपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए भारत में गांव पंचायतों को जब वैधानिक सत्ता प्राप्त हो गई तो गांव पंचायतों का परंपरागत रूप स्वयं ही बदल गया। नंबर 5, वेबर का यह कथन भी प्रमाणिक प्रतीत नहीं होता कि आधुनिक जटिल और बड़े समाज वैधानिक सत्ता से ही संबंधित हैं। ऐसे समाजों में भी कुछ नेता अपने आप को चमत्कारी सिद्ध करके सत्ता प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। उपर्युक्त आलोचनाओं के बाद भी यह सच है कि शक्ति तथा सत्ता की विवेचना वेबर के राजनीतिक समाजशास्त्र का प्रमुख आधार है। इस संबंध में वेबर का दृष्टिकोण दूसरे विचारकों की तुलना में अधिक तार्किक और व्यवहारिक प्रतीत होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस व्याख्यान में मैक्स वेबर के सत्ता की अवधारणा पर चर्चा की और उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया है। ये एक महत्वपूर्ण व्याख्यान है समाजशास्त्र में।
इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर इस विषय वस्तु का आप अध्ययन करें। साथ ही आज जो ये वीडियो जारी किया जा रहा है इसको भी ध्यानपूर्वक सुनें और अपने अध्ययन को जारी रखें। अब ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।